हम लोग कुछ और पढ़ लेते हैं जरा सा आगे, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। या इसे हम हिंदी में कहते हैं उत्पादक का संतुलन। ठीक, इसको पढ़ने के लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स थे, कुछ शुरुआती बातें जानना जरूरी थी, वो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी एक हल्का सा रिवाइज करता हूँ। एक पहली चीज़ जो जरूरी है इसको जानने के लिए वो ये है कि समोत्पाद वक्र क्या है? आइसोकरेंट्स। ठीक है, ये मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। ठीक, आइसोकरेंट्स क्या होते हैं? वो वक्र जो हमें उत्पादन साधनों, अगर हम दो उत्पादन साधन ले लें यहाँ पे, जैसे श्रम और पूंजी, तो श्रम और पूंजी के वो कॉम्बिनेशन जो हमें एक बराबर उत्पादन प्रदान करते हैं। ठीक है, यानी इस वक्र के हर एक पॉइंट के ऊपर उत्पादन जो है वो बराबर रहेगा। जैसे 1000 कुंटल उत्पादन हो रहा है किसी चीज़ का, तो 1000 कुंटल ही उत्पादन चाहे कोई भी कॉम्बिनेशन ले लो इसके ऊपर होगा। ये मैं आपको मतलब बता चुका हूँ। ये भी मैंने बता दिया है कि इस, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि उत्पादन हमें उतना ही रखना है। ठीक है, उत्पादन सेम है। अब किसी वजह से अगर हमारे पास पूंजी की कमी हो गई तो हम श्रम की मात्रा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा उत्पादन गिरे नहीं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये जो पूंजी की मात्रा है इसे हम डेल्टा के कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं डेल्टा एल। ठीक है, तो जो उत्पादन होगा वो कितना होगा? वो आम तौर पे हम पूंजी की मात्रा का कितना इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेल्टा के और डेल्टा एल है, ठीक, ये किस चीज़ को डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट करते हैं कि बहुत छोटा सा परिवर्तन अगर हम श्रम में करने की कोशिश करते हैं तो उसके जवाब में हम पूंजी में कितना परिवर्तन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो गिरने की दर है, ये जो चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे चेंज हो रहा है ना। ठीक है, इस पॉइंट पे रेशियो कुछ और है श्रम और पूंजी का, और इस पॉइंट पे रेशियो कुछ और है। ठीक, तो ये जो चेंज आ रहा है, तो इसको हमने क्या कहा? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक, नहीं उधर आप जो हिंदी पढ़नी है वो उधर जा सकते हैं, वो मोस्टली उधर बैठे हुए हैं मैंने। हाँ, ठीक है, तो इसे हमने मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहा था। ठीक है, और इसको हमने डिफाइन भी किया था कि ये जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ये किसके बराबर होती है? MPL अपॉन MPK। ठीक, ये मैंने पिछले उसमें बताया था कि ये बराबर होनी चाहिए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बराबर होनी चाहिए MPL अपॉन MPK। ठीक है ना, और ये जो रेट है वो क्या होता है? गिरती हुई होती है। ये बदलाव की रेट जो है वो कैसी है? वो गिरती हुई है। वो गिरती रेट क्या बता रही है कि यहाँ पे स्लोप ये है, यहाँ पे स्लोप ये है, और यहाँ पे स्लोप ये है। ठीक है ना, तभी ये जो है वो गिरता हुआ होगा। और ये बताता है कि हम किस रेट के ऊपर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं लेबर को
कैपिटल से। ठीक है, जब हम L/K की बात करते हैं, L/K, ठीक, लेबर को मतलब हम कैपिटल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं लेबर से, लेबर को हम बढ़ा रहे हैं और कैपिटल को हम घटा रहे हैं। ठीक, तो ऐसी स्थिति में ये किसके बराबर होगी? MPL/MPK के। इसमें यहाँ पे देखो एक आइसोक्वेंट वाला एक चैप्टर है, उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ये है, ठीक है ना, ये ठीक है। ये मतलब ये बताता है कि अगर जो है वो आप डेल्टा के चेंज करते हो पूंजी में, ठीक है, और पूंजी की प्रोडक्टिविटी कितनी है? MPK, ठीक, तो उस आपने इसको यहां से यहां तक गिराया, ठीक है ना, और इसके जवाब में इसको यहां से यहां तक बढ़ाया, डेल्टा L इसमें चेंज किया, तो डेल्टा L आपने लेबर में चेंज किया, और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल वो लेबर क्या है? L, और इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 0, यानी उत्पादन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो मतलब इसकी वजह से जो गिरावट आती है, ये पूंजी हमने हटा ली ना, जब हम पूंजी हटाएंगे तो उत्पादन में कुछ गिरावट आएगी। इसकी वजह से जो गिरावट आ रही है वो जब आप लेबर बढ़ा रहे हो तो उसकी लेबर जो है, बढ़ी हुई लेबर उस गिरावट को पूरा कर दे रही है। तो जो आपने डेल्टा L जो लेबर बढ़ाई उसकी वजह से बढ़ी कितनी? इतनी, ठीक, डेल्टा L इंटू उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, और घटी कितनी? इतनी। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इसको इस तरीके देखना चाहो कि मतलब ये मैंने पिछली बार भी करके बताया था, लेकिन वही है कि बराबर माइनस हो जाएगा डेल्टा L/MPL। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? आपको डेल्टा K/डेल्टा L चाहिए यहां से, यही तो है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यही तो है डेल्टा K/डेल्टा L लंब बटे आधा, यही तो ढाल बताएगा। ठीक है ना, ये आपको चाहिए। तो इससे आप कैसा निकालोगे? डेल्टा K/डेल्टा L चाहिए, तो डेल्टा K, इस डेल्टा L को इसके नीचे ले आओ, बराबर हो गया माइनस टाइम MPL/MPK। ठीक है, ये है डेल्टा L। ठीक, और ये है क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, जैसे हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस में पढ़ते थे, याद है? इंडिफरेंस कर्व में पढ़ते थे ना। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं? टेक्निकली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहां पे ये मार्जिनल रेट ऑफ TS, ठीक, ऑफ लेबर, वो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ कैपिटल विद रिस्पेक्ट टू लेबर। तो इस तरीके से हम इसको जो है वो डिफाइन कर देते हैं। ये डेफिनेशन जरूरी है इसको समझने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ ये बताती है कि ये जो आइसोक्वेंट कर्व का ढाल है, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये घटता हुआ होता है और लगातार घटता चला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ढाल कुछ और है, यहाँ पे ढाल कुछ और है। ठीक है ना, ये है, और यहाँ पे ढाल क्या है? इस साइड पे देखोगे तो ढाल जो है वो इस तरीके से है, यानी पहले ये बटे ये है और फिर ये हो जाता है ये बटे ये। ठीक है ना, तो ये ढाल जो है वो लगातार गिरता हुआ है। ये गिरता हुआ ढाल क्या बताता है? ये गिरता हुआ ढाल ये बताता है कि जब आप श्रम की मात्रा में वृद्धि करते हैं और पूंजी की मात्रा में कमी करते हैं, तो हर बार जब आप पूंजी की मात्रा में कमी करोगे तो आगे जाके आपको उस पूंजी की मात्रा में कमी की
तुलना में श्रम की मात्रा में वृद्धि ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि जो फैक्टर कम हो रहा है, ठीक है, उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, और जो फैक्टर बढ़ रहा है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। ठीक, तो इस वजह से जो श्रम की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अगर कम होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आप इतना ही बड़ा चेंज करोगे, यानी इस जगह पे अगर आप इतना ही बड़ा चेंज करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको डेल्टा के अगर इतना ही बड़ा चेंज यहाँ पे करोगे तो इसकी तुलना में आपको लेबर में चेंज ज़्यादा करना पड़ेगा, यानी पूंजी की उतनी ही मात्रा को ऑफसेट करने के लिए आपको लेबर की मात्रा में वृद्धि ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डेल्टा एल जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसको समझने के लिए। अब जो दूसरी चीज़ है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, वो है कि आपको इस बात की समझ हो कि आइसो रेवेन्यू लाइंस या आइसो कॉस्ट लाइंस किसे कहते हैं। अभी हम आइसो कास्ट लाइन की बात कर रहे हैं, फिलहाल आइसो रेवेन्यू लाइन की बात हम नहीं कर रहे। ठीक है, आइसो कॉस्ट लाइन क्या है, जैसे मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री शुरू कर रहे हैं, समथिंग कुछ भी शुरू कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हो, अपना एक बजट बनाते हो, उससे आप ये तय करते हो कि मैं इतनी लेबर रखूंगा और इतनी मैं कैपिटल रखूंगा। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास 1000 रुपये हैं, ठीक है, और बाजार में मजदूरी चल रही है 200 रुपये, ठीक है, और एक मशीन है, ठीक, उसका किराया है 100 रुपये। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, इससे आप चाहो तो 5 लेबर ले सकते हो। ठीक है ना, कितनी लेबर ले सकते हो, 5, और या 10 मशीनें ले सकते हो। ठीक है, तो क्या है, ये जो आपका बजट है 1000 रुपये, ठीक, ये या तो है 20 गुणा 5, 200 गुणा 5 के बराबर, या है ये 100 गुणा 10 के बराबर। ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो हम इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिट हम क्या खरीद सकते हैं, पूंजी यानी मशीन मान लिया हमने, और 5 यूनिट हमने मान लिया कैपिटल। तो ये क्या है, दिस इज योर बजट लाइन। वहां पे हम इसे बजट लाइन कहते थे, ठीक है, और यहां पे हम क्या कहते हैं, यहां पे इसको आइसो कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन। ये आइसो कॉस्ट लाइन क्या बताती है, इस आइसो कॉस्ट लाइन के ऊपर हर जगह पर जो है वो प्रोड्यूसर्स का खर्चा बराबर है। ठीक है, वो कोई भी कॉम्बिनेशन लेगा, जैसे मान लो वो ये कहता है कि मैं क्या करूं कि 2 मजदूर रख लूं, ठीक, तो 2 मजदूरों पर उसने कितना पैसा खर्च किया, 2 मजदूर, ठीक, तो 2 मजदूरों पर कितना 200 रुपया खर्च किया। ठीक है, बाकी कितना बचा उसके पास, 400 रुपये बचा, वो 600 रुपये बचा। ठीक, उसने कहा मैं ऐसा करता हूं कि 6 मशीनें ले लेता हूं, ठीक, और ये बराबर किसके हो गया, 1000। ठीक है, तो इसके ऊपर वो कोई भी कॉम्बिनेशन लेगा, इसके ऊपर उसका खर्चा 1000 रुपये ही आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप अपना उत्पादन श्रम और पूंजी के किन किन साधनों से, मतलब किस किस कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं उस दिए हुए 1000 रुपये में, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशन इस आइसो कॉस्ट लाइन के ऊपर दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर इसको आप ये देखो, ये क्या है,
ये 200 क्या है, ये 200 क्या है, ये 200 जो है वो एक लेबर की कॉस्ट है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं इससे लेबर को हम क्या देते हैं, वेजेस, डब्लू कह लें इसे, एक लेबर को दी जाने वाली वेज, ठीक। और ये क्या है, नंबर ऑफ लेबर है, ठीक है, यानी क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्यूएल कह लें, ठीक। और इसी तरीके से ये हो गया क्वांटिटी ऑफ कैपिटल इनटू, ये क्या हो गया, इसको हम कह देते हैं, चलो आर कह दिया हमने, आर, ठीक है। मशीन की कीमत को बोल दिया हमने आर, ठीक। कैपिटल का रेंट होता है ना, ठीक है ना, तो आर कह दिया। तो ये दोनों मिलकर के किसके बराबर हो जाना चाहिए, उसकी टोटल कॉस्ट के। तो ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी कॉस्ट लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट लाइन की इक्वेशन है। अब हम यहां से ये पता लगाना चाहें कि बजट रेखा का ढाल क्या है, तो बजट रेखा का ढाल किसके बराबर होता है, देखो किसी भी चीज का ढाल है, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, ठीक, आप लोग पढ़ते थे ना, ये थीटा है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण से हमें बहुत कुछ लेना देना नहीं है। जब हम tan थीटा निकालते थे तो कैसे निकालते थे, लंब बटे आधार, ठीक है। इसी tan थीटा को ही ढाल कहा जाता है, इसी tan थीटा को हम क्या कहते हैं, ढाल। ये है आपका स्लोप। तो यहां पे लंब बटा आधार क्या होगा, लंब क्या है, ये होगा ना थीटा, तो यहां पे लंब क्या होगा भाई, कैपिटल की मात्रा जितनी वो खरीद सकता है, ठीक है, और बटे लेबर की मात्रा जितनी वो ले सकता है, ठीक है। यानी क्या होगा, क्यू के बटे क्यू एल, यही तो होगा, ठीक है ना। अब आप ये बताओ ये क्यू एल कितना है, जैसे अगर वो सिर्फ यहां ये पूरा ये खरीदना चाहे, यहां से यहां तक हम कह रहे हैं ये क्यू एल है, जिसको हम कहते हैं ओ ए बटे ओ बी, इसको अभी आप मान लो ओ ए बटे ओ बी, तो ओ ए कितना होगा, ये होगा उसके पास कितने पैसे हैं, ठीक, 1000 रुपये हैं, ठीक है ना, और पूंजी की कीमत कितनी है 100 रुपये, तो कितनी मशीनें खरीद सकता है, 10, यही तो है क्यूएल, ठीक है ना। तो ये आपने कैसे निकाला, उसकी कास्ट बटे पूंजी की कीमत बराबर, ये आपके पास आ गया क्यूएल, ठीक है, सॉरी क्यू के, ये क्या आ गया क्यू के, सी बटे आर बराबर क्यू के। इसी तरीके से यानी सी बटे आर हो गया, क्यू के बराबर हो गया सी बटे आर, और क्यू एल बराबर क्या हो गया, सी बटे डब्लू। इसी तरीके से वेजेस की कीमत नीचे आ जाएगी उसमें, है ना। तो क्यू के बटे क्यू एल अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम इसको, क्यू के बटे क्यू एल निकालना है तो कैसे निकालना है, सी बटे आर बटे सी बटे के, वो सी बटे डब्लू, ठीक। यानी हम इसको ऐसे क्या लिख सकते हैं, सी बटे आर गुणा डब्लू बटे सी, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बचा डब्लू बटे आर, ठीक। तो जैसे हमने वहां पे पढ़ा था इन डिफरेंस कर्व में, क्या पढ़ा था कि बजट लाइन का स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होता है,
जो दो चीजें हम यूज कर रहे हैं उनके प्राइस रेशियो के बराबर होता है, यही तो पढ़ा था। तो यहां पे किसके प्राइस रेशियो के बराबर है? साधनों के प्राइस रेशियो के बराबर है, ठीक है ना। यहां पे किसके बराबर में है? साधनों के प्राइस रेशियो के बराबर में। तो यहां पे ये जो हो जाएगा, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी ये हो गया, सी से सी तो कट गया था ना, ये W बटे आर, W बटे आर। तो अब हम दो चीज समझ गए, ठीक। एक चीज हम ये समझ गए, आइसोकास्ट लाइन का स्लोप जो होता है वो किसके बराबर होता है? W बटे आर के, ठीक है। इस लाइन का स्लोप किसके बराबर होता है? W बटे आर के, ठीक। और दूसरी चीज हम क्या समझ गए? दूसरी चीज हम ये समझ गए कि अगर हम ये आइसोक्वेंट खींचें, इसके किसी बिंदु पे स्लोप निकालना चाहें, जैसे इस बिंदु के ऊपर स्लोप निकालना चाहें, तो ये किसके बराबर होगा? डेल्टा एम पी एल बट्टे डेल्टा एम पी के, ठीक। ये दो चीजें हम सीख गए कि इसका स्लोप इसके बराबर है, इसका स्लोप इसके बराबर, ठीक। अब हम यहां से आगे बढ़ें। हाँ हाँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये तो समझाने के लिए इतना सब किया ना इसको, भाई समझना भी तो आना चाहिए बच्चों को। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बेटा थोड़ा दिमाग लड़ाओ, ठीक है, समझ में आएगा। अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की। बड़ा घटिया बोर्ड है यार। तो अब देखो एक चीज और, आइसोकास्ट लाइन को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लें पहले जरा सा। जैसे मान लो एक आइसोकास्ट लाइन है ये, ठीक। यहां पे आप कैपिटल ले रहे हो और यहां पे आप लेबर ले रहे हो। ये आपकी एक आइसोकास्ट लाइन है। लेबर क्या होती है? सस्ती हो जाती है, ठीक है, मजदूरियां गिर जाती हैं। जैसे 100 रुपये मजदूरी चल रही है, 50 रुपये मजदूरी हो जाए तो आप क्या करोगे? इसकी ज़्यादा मात्रा खरीद सकोगे, तो ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी इधर की ओर, ऐसे करके, ठीक है। और अगर लेबर सस्ती ना हो, महंगी हो जाए, तो क्या होगा? तो ये लाइन अंदर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे हम वहां पे बजट लाइन पढ़ते थे कि अगर एक्स वस्तु सस्ती हो रही है तो बजट लाइन जो है वो बाहर की ओर जा रही है, एक्स वस्तु महंगी हो रही है तो बजट लाइन अंदर की ओर आ रही है। तो इसी तरीके से बाहर जा सकती है, ये अंदर आ सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर चेंज ऐसा हो कि इसमें हो चेंज, कैपिटल सस्ती हो जाए, तो क्या होगा? ये ऊपर की ओर चढ़ जाएगी इस तरीके से। और अगर कैपिटल महंगी हो जाए तो ये नीचे की ओर आ जाएगी, क्योंकि तब आप कैपिटल की कम ही मात्रा खरीद पाओगे, ठीक है। तो ये बजट लाइन ये की तरह ही ये आइसोकास्ट लाइन भी इस तरीके से मूव कर सकती है अगर जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनकी कीमतों में बदलाव हो तो, ठीक है। अब थोड़ी सी और एक चीज और बता दूं, इस आइसोकास्ट लाइन में अब देखो क्या है, जैसे ये दो आइसोकास्ट लाइन है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। ये दो आइसोकास्ट लाइन क्या बता रही हैं? कि इस लाइन पे लागत कम आ रही है, ठीक है, और इस लाइन पे लागत ज्यादा आ रही है। जाहिर सी बात है यहां प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है ना, यहां पे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। अगर हम tan थीटा की बात करें तो दोनों का स्लोप बराबर है,
ठीक है, इसीलिए दोनों पैरेलल। इस दोनों का स्लोप बराबर है, इसका क्या मतलब है कि जो पूंजी और श्रम है इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। तो क्या होगा, जब भी आप एक आइसोकॉस्ट लाइन खींचेंगे वो ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे आपका बजट बढ़ेगा, अभी आप 1000 रुपये रख के चल रहे हो, फिर आपने 2000, 4000, 5000, 10,000, जैसे जैसे आपका बजट बढ़ेगा, ठीक, आप उससे और बड़े बड़े कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन करने के लिए खरीद पाओगे, लेकिन प्रोडक्शन फैक्टर्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। इसीलिए प्रोडक्शन फैक्टर्स के जो कीमत है उनके रेशो में कोई बदलाव नहीं है, और इस वजह से इनके ढाल में कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस ये बताती हैं कि सिर्फ प्रोड्यूसर का बजट बढ़ रहा है, प्रोड्यूसर का खर्चा बढ़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, उसका खर्चा जो है, उसका बजट जो है वो बढ़ रहा है, जिस लागत से वो प्रोडक्शन करना चाहता है। ठीक, अब हम बेसिक चीजें समझ गए। इसी तरीके से अगर ये लाइन नीचे की ओर आ रही है तो इसका मतलब अब उसकी लागत जो है वो कम है। ठीक है, लागत कम नहीं हो रही है, वो मतलब उसका बजट कम हो रहा है, जितने पैसे को वो प्रोडक्शन में लगा सकता है। ठीक है ना, तो ये आपकी है आइसोकॉस्ट लाइन कहलाती हैं। आइसोकॉस्ट लाइन का मतलब ये है कि इस लाइन के हर एक बिंदु पर, ठीक है, एक बराबर रहेगी कॉस्ट। आइसो का मतलब एक बराबर, ठीक, आइसो कॉस्ट मतलब एक बराबर कॉस्ट। इस लाइन के हर एक बिंदु के ऊपर कॉस्ट एक बराबर रहेगी, इस लाइन के भी हर एक बिंदु के ऊपर एक बराबर रहेगी, लेकिन इस बिंदु पे कॉस्ट कम होगी, इस बिंदु पे कॉस्ट ज्यादा होगी। हो सकता है ये 1000 रुपये वाला कॉस्ट का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हो, ये 1500 वाला दिखा रहा हो, और ये 2000 वाला कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे प्रोड्यूसर्स का बजट बढ़ेगा उसकी कॉस्ट लाइन ऊपर की ओर मूव करती है। तो ये आप समझ गए। अब जो मेन चीज है वो कि किस तरीके से संतुलन होता है, यानी प्रोड्यूसर्स अपने इक्विलिब्रियम को कैसे प्राप्त करता है, इसके बारे में देखिए। मान लीजिए एक आइसोक्वेंट दे रखा है, या चलो हम शुरू में मानते हैं कि उसका बजट स्थिर है। ठीक है, दो कंडीशन हो सकती हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम को प्राप्त करने के लिए। ठीक, पहली चीज क्या हो सकती है कि उसका बजट फिक्स हो, बजट में वो कोई बदलाव ना कर पाए। ठीक है, बजट फिक्स है, उसे बस अपने आउटपुट लेवल को डिसाइड करना है कि इस बजट फिक्स बजट के हिसाब से मेरा बेस्ट आउटपुट लेवल क्या होगा। ठीक है, यानी उसे अब अपना इसके हिसाब से ये देखना है कि मेरा ऑप्टिमम आउटपुट क्या होना चाहिए इस बजट के हिसाब से। ठीक है, ऑप्टिमम कहते हैं सबसे बेहतर। ठीक है, मेरा सबसे बेहतर आउटपुट क्या होना चाहिए। तो पहली स्थिति उसकी बजट जो है वो फिक्स है। अब इस फिक्स बजट के ऊपर उसका ये जो है आइसोक्वेंट हैं कई तरीके के। ये मान लो 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है इस आइसोक्वेंट के ऊपर। ठीक है ना, ये है 1500 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके ऊपर मान लो 2000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके ऊपर मान लिया 3000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके ऊपर मान लिया 4000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ये आइसोक्वेंट कहाँ से आते हैं? आइसोक्वेंट इंजीनियर देते हैं। ठीक है ना, ये इंजीनियर्स देंगे आपको। तो ये आपका आइसोक्वेंट मैप है जो ये बताता है कि इस आइसोक्वेंट के किसी बिंदु पे अगर आप उत्पादन करेंगे तो 1000 कुंटल का उत्पादन होगा।
इस आइसोक्वेंट के किसी बिंदु पे उत्पादन करेंगे तो 1500 का उत्पादन होगा, ठीक, और इसके किसी बिंदु पे करेंगे तो 2000 यूनिट का उत्पादन होगा पर डे। इस पे 3000, इस पे 4000, ठीक है। अब आप देखो लागत यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे बराबर है। अभी हमने पढ़ा कि ये सब के सब एक आइसोकॉस लाइन पर हैं, तो लागत बराबर है, ठीक है। अब जैसे मान लो 5000 रुपये लागत, एक 5000 रुपये की लागत, ठीक। अगर आप इस आइसोक्वेंट पे उत्पादन करते हैं, यानी आप क्या करते हैं, इतनी रखते हैं आप पूंजी और इतना रखते हैं श्रम, ठीक, या इस पॉइंट पे उत्पादन करिए आप, यानी इतनी रखिए पूंजी और इतना रखिए श्रम। दोनों से कितनी यूनिट का उत्पादन मिलता है? 1000 यूनिट का। पैसे कितने खर्च होते हैं? 5000, ठीक। अगर आप यहां पे उत्पादन करें, ठीक, यहां पे या यहां पे, तब भी पैसे आपके 5000 खर्च होते हैं और उत्पादन कितना मिलता है? 1500। यहां पे उत्पादन करें तब भी 5000 खर्च होते हैं और उत्पादन कितना मिलता है? 2000। अब यहां पे किसी बिंदु पे उत्पादन कर सकता है वो? नहीं कर सकता, क्योंकि उसका बजट तो कुल 5000 रुपये का ही है, ठीक। वो इसी आइसोक्वेंट के अंदर अंदर ही उत्पादन कर सकता है किसी बिंदु के ऊपर, या इसी जो है वो आइसोकॉस लाइन के अंदर अंदर उत्पादन करेगा, या इस आइसोकॉस लाइन के किसी बिंदु पे उत्पादन करेगा। हमने ये मान लिया कि उसका बजट फिक्स है, वो ज्यादा से ज्यादा 5000 रुपये खर्च करेगा, तो वो उत्पादन कहां करेगा? उसके लिए वो सबसे बढ़िया उत्पादन का बिंदु कौन सा होगा, बताओ? वो 1000 यूनिट का उत्पादन भी कर सकता है, 1500 यूनिट का उत्पादन भी कर सकता है, 2000 यूनिट का उत्पादन भी कर सकता है, ठीक है। 3000 का नहीं कर सकता, 4000 का नहीं कर सकता, तो सबसे बढ़िया 5000 रुपये लेके वो ये वाला उत्पादन नहीं करेगा यहां पे, ठीक है ना। तो वो कहां पे बैलेंस में होगा? जहां पे ये आइसोकॉस लाइन, ये वाली लाइन, इस उसके किसी दिए हुए आइसोक्वेंट को नीचे से टच करके गुजरती है, ठीक है ना, नीचे से टच करके गुजरती है। अब यहां पे क्या है? यहां पे इस आइसोकॉस, इसकी ढाल क्या होगी? इस आइसोकॉस की ढाल W/R, अभी पढ़ा था हमने, ठीक। और इसकी ढाल क्या है यहां पे? इसकी ढाल वही है जो ये लाइन की ढाल है, ठीक है। और इसकी ढाल किसके बराबर थी? MPL/MP(K), ठीक है। तो ये दोनों ढाल आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर वो टच कर रहा है तो इसका मतलब यहां पे ये दोनों ढाल आपस में बराबर होंगी। तो इसकी जो है वो कंडीशन क्या है इक्विलिब्रियम की? हम कहते हैं वो उस बिंदु के ऊपर संतुलन में होता है जहां पे उसकी दी हुई आइसोकॉस लाइन उसके किसी आइसोक्वेंट को टच करके गुजरती है, यानी आइसोक्वेंट कर्व की ढाल और आइसोकॉस लाइन की ढाल एक बराबर होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे ये वाली चीज पूरी हो गई, ठीक। ये इसकी जो है वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम की शर्त है, ठीक है। ये हुआ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसको हमने कह दिया Q, ये कह दिया, सॉरी E कह दिया। ये E पॉइंट जो है ये इसका इक्विलिब्रियम का पॉइंट रहेगा। अब इसको हम ऐसे कह दे, हमने लिखा
ठीक है, कि W/R बराबर MPL अपॉन MP/K। हम क्या कर सकते हैं, ये है W/R बराबर MPL अपॉन MP/K। ठीक, हम क्या किया, हमने MP/K को इधर ले आए और W को नीचे ले गए, कोई फर्क पड़ेगा? मैथ वाले तो करते ही हैं, ऐसे करते ही नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने इसको ऐसे लिख लिया, MPL बटे W बराबर MP क्या हो गया, MP/K अपॉन R। ठीक है, ये क्या चीज है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अपॉन वेजेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अपॉन रेंट। इसका मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर, ठीक है, और उसकी कीमत का रेशो। ठीक है ना, यानी अगर हम एक फैक्टर यूज कर, दो फैक्टर यूज करें, कम से कम दो फैक्टर यूज करेंगे, तो दोनों फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और कीमत का रेशो बराबर होना चाहिए। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि उत्पादक उस बिंदु पे संतुलन में होगा जहां पे या तो ये शर्त पूरी होगी या ये शर्त पूरी होगी। ठीक है, यानी दोनों फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का रेशो जो है उनके प्राइस रेशो के बराबर होना चाहिए। ठीक है, या फिर उनके जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और प्राइस का रेशो जो है वो दूसरे फैक्टर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और उसके प्राइस के रेशो के बराबर होना चाहिए। अगर हम यहां पे तीन फैक्टर यूज कर रहे हो, जैसे मान लो ABC, मान लो तीन फैक्टर यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, MP/A अपॉन इसका कोई प्राइस ऑफ A बराबर होना चाहिए MP/B अपॉन प्राइस ऑफ B, और बराबर होना चाहिए MP/C अपॉन प्राइस ऑफ C। ठीक है ना, जहां पे ये PA, PB, PC क्या है, ये फैक्टर्स के प्राइसेस को बताते हैं। अगर आप इस कंडीशन को ध्यान से देखो तो ये आपको वही कंडीशन नजर आएगी जो आप सम सीमांत उपयोगिता नियम में पढ़ते थे, कि उपभोक्ता अपनी जो उपयोगिता होता है उसको अधिकतम कब करता है, जब वो दो से ज़्यादा चीज़ों का यूज़ कर रहा होता है, जब उसकी जो यूज़ कर रहा है चीज़ उससे मिलने वाली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक, और उसके प्राइस का रेशो दूसरी वस्तु से प्राप्त होने वाली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और उसके प्राइस के रेशो के बराबर होता है। ठीक है, यहां पे ये एक तरीके से सम सीमांत उपयोगिता नियम, अगर आप प्रोडक्ट मतलब कंजम्पशन के क्षेत्र में देखो तो यहां पे सम सीमांत उपयोगिता नियम है, और अगर आप इसको इसके क्षेत्र में देखो तो इसको आप प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जो है या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एक ही चीज है, बस क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी को हम नाप सकते हैं और यूटिलिटी को हम नाप नहीं सकते। ठीक है, लेकिन दोनों होंगे एक ही तरीके से, दोनों का तरीका एक ही है। वहां पे हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्टिव, वो हम वहां पे कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फैक्टर ए, ठीक, अपॉन प्राइस ऑफ ए, बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फैक्टर बी अपॉन प्राइस ऑफ बी, बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फैक्टर सी अपॉन प्राइस ऑफ सी। ये बराबर होने चाहिए। ठीक, और यहां पे हम ये कहते हैं कि उत्पादक को अपनी उपयोगिता को या उत्पादन को अधिकतम करने के लिए ऐसी कंडीशन चुननी चाहिए जहां पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अपॉन लेबर का रेट बराबर होना चाहिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल अपॉन कैपिटल का रेट। अगर कोई थर्ड चीज यूज करे तो थर्ड भी रख लो। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो पहली चीज क्या थी कि हमने ये देख लिया था कि उसके बजट फिक्स है और उसका जो है वो
उसको एक आइसोक्वांट मैप दे रखा है, उसे उस मैप पे पता लगाना है कि मैं किस मैप के ऊपर मतलब इस मैप के किस बिंदु के ऊपर उत्पादन करने में सबसे ज़्यादा मेरे को फ़ायदा है। तो उसको सबसे ज़्यादा कहाँ पे फ़ायदा मिलेगा, यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप समझ गए। अब एक दूसरी कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? हो सकता है उसका बजट फिक्स ना हो, लेकिन जो आइसोक्वांट है वो फिक्स हो। ठीक है ना, उसके पास एक ही आइसोक्वांट हो और उसे ये पता लगाना हो कि इस आइसोक्वांट के किस बिंदु के ऊपर मैं उत्पादन करूंगा। अब देखिए, मान लीजिए ये है, ठीक, उसको एक आइसोक्वांट दे रखा है, ये उसका आइसोक्वांट है, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन इसके हर बिंदु के ऊपर मिल रहा है। ठीक है, और ये उसकी आइसो कॉस्ट लाइन दे रखी है। ठीक, मान लो ये 1000 रुपये कॉस्ट आती है, इसके किसी भी बिंदु के ऊपर उत्पादन करो, इसके किसी भी बिंदु के ऊपर उत्पादन करो तो 2000 रुपये की कॉस्ट आती है, इसके किसी बिंदु पे उत्पादन करो तो 3000 रुपये की कॉस्ट आती है, इसके किसी भी बिंदु पे उत्पादन करो तो 4000 रुपये की कॉस्ट आती है। ठीक, ये डिफरेंट कॉस्ट को दिखा रही है आइसो कॉस्ट लाइन। अब वो बताओ किस बिंदु के ऊपर उत्पादन करेगा। अगर वो ये है आपकी पूंजी और ये है आपका श्रम, ठीक है ना, अगर मान लो वो इस वाले कॉम्बिनेशन को चुने, इस कॉम्बिनेशन को, यानी वो इतनी पूंजी और इतना श्रम का इस्तेमाल करे, तो उसकी लागत कितनी आएगी? इसके हिसाब से कितनी लागत आएगी? 3000 रुपये। ठीक है, और उत्पादन कितना मिलेगा? 1000 पीसेस। ठीक, किसी भी चीज के हो सकते हैं। अगर वो इस बिंदु के ऊपर उत्पादन करे तो क्या होगा? यानी वो इतनी पूंजी और इतने श्रम का यूज कर रहा है, तो लागत कितनी आ रही है? 4000। ठीक, और उत्पादन कितना हो रहा है? 1000। अगर वो इस बिंदु के ऊपर उत्पादन करे तो यहां पे इतनी पूंजी और इतना श्रम लगा करके, तो क्या होगा? उसकी लागत कितनी आ रही है? 2000, और उत्पादन कितना हो रहा है? 1000। तो वो कहां पे उत्पादन करेगा? इन 3 पॉइंट में, 1 2 3, किस पॉइंट को चुनेगा वो? इसको। इसी तरीके से ये पॉइंट, अगर ये मतलब ये लेता वो, इतनी कैपिटल और इतनी लेबर, तो लागत कितनी आती? 4000। अगर वो इस पॉइंट पे होता, यानी इतनी कैपिटल और इतनी लेबर, तो लागत कितनी आती? 3000। ठीक, और उत्पादन मिलता है 1000 यूनिट का। और अगर इतनी कैपिटल और इतनी पूंजी लगाता, यानी इस पॉइंट पे, तो लागत कितनी आती? 2000। ठीक, क्या वो लागत इस 2000 से नीचे कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि आइसोक्वांट लाइन इसके ऊपर है। ठीक है ना, अगर वो लागत और कम करेगा तो अब उसका प्रोडक्शन 1000 नहीं रहेगा, उससे नीचे गिर जाएगा। ठीक है, यहां कहीं करेगा वो, पीछे आएगा तो उसे अपना प्रोडक्शन भी गिराना पड़ेगा। तब अगर प्रोडक्शन फिक्स है, उसे 1000 यूनिट का ही उत्पादन करना है, तो वो उस आइसो कॉस्ट लाइन को चुनेगा जो सबसे नीची होगी। ठीक है, ये सबसे नीची लाइन है और इसको छू करके गुजरे नीचे से। ठीक है, तो यहां पे छू करके गुजर रही है। ठीक है ना, यहां पे भी वही कंडीशन होगी, W/R बराबर MPL/MP के
ठीक। तो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम अगर उसकी लागत फिक्स है तो क्या करेगा, वो उस आइसोक्वांट को चुनेगा जो उसकी फिक्स लागत में सबसे ऊंचा आइसोक्वांट वो मतलब आइसोक्वांट पे पहुंच सकता है। यानी लागत अगर आपकी फिक्स है तो आप इसमें से सबसे ऊंचे वाले को चुनोगे, ठीक, जिसको वो अपनी इस लाइन को टच कर सकता है। ठीक है, मतलब इस आइसोक्वांट लाइन की रीच में है, आइसोकॉस्ट लाइन की रीच में या उसकी बजट लाइन की रीच में है ये वाला सबसे ऊंचा आइसोक्वांट जिसको वो छू सकता है, वहां पे वो प्रोडक्शन करेगा। और अगर जो है आइसोक्वांट फिक्स है, प्रोडक्शन की मात्रा फिक्स है, तो वो उस आइसोकॉस्ट लाइन को चुनेगा जो उसे सबसे कम कॉस्ट में उतना प्रोडक्शन कर करके देगी। ठीक, तो वो इस आइसोकॉस्ट लाइन के ऊपर ऑपरेट करेगा, जो सबसे नीची है वो इसको नीचे से टच करती है, और टचिंग की कंडीशन वहां भी यही रहेगी जहां जो यहाँ है। ठीक, तो अब आप समझ गए कि उपभोक्ता जब बजट होता है उसका फिक्स होता है तो वो लागत कम से कम करने का प्रयास करता है, और अगर उसकी लागत फिक्स होती है तो वो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करता है। ठीक है ना, अगर उसका बजट फिक्स है तो वो क्या करेगा, वो आउटपुट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा, दिए हुए बजट में वो सबसे ज्यादा आउटपुट कहां प्राप्त कर सकता है। और अगर आउटपुट फिक्स है तो वो ये सोचेगा कि मैं कम से कम लागत में इस आउटपुट को कैसे प्रोड्यूस कर सकता हूं। तो ये एक मेंटलिटी है, ये एक मानसिकता है जो उत्पादकों की रहती है कि अगर हमें इतना प्रोडक्शन करना है तो कम से कम पैसे में हमारा इतना प्रोडक्शन हो जाए। ठीक है, आप कभी मार्केट में भी जाओगे, किसी फैक्ट्री में भी जाओगे, तो वो लोग भी ऐसे ही सोचते हैं कि अगर हमें इतना काम करना है, 2 लड़के अगर एक्स्ट्रा लगेंगे तो उनको हटाओ। ठीक है, तो वो जो है कम से कम लागत में हमें इतना काम निकालना, तो कम से कम आदमी रख के कैसे हमारा काम चल जाएगा। और अगर जो है हमारा मतलब आदमियों की, हमारी बजट की कोई खास लिमिट नहीं है, तो हम ये सोचेंगे कि हमारा ये जो बजट है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किस तरीके से कर सकते हैं। तो यही प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो है वो उत्पादक का संतुलन की शर्तें हैं जो मैंने आपको बता दी। अब आप इसको घर पे जाके पढ़िएगा थोड़ा सा, और किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, ऑफ कर दो इसे।